हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा 6th पेपर है हिंदी भाषा का, आज हम उसकी क्लास देखेंगे जिसमें हम चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लासेस में हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपको कंप्लीट करवा चुके हैं, तो आप लोग वो क्लासेस देखना मत भूलिएगा। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, ठीक है, जिसका नाम है लिपि। लिपि में आपको क्या पढ़ना है? इस चैप्टर के अंतर्गत देवनागरी लिपि के समस्त लिपि संकेतों, स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, संयुक्ताक्षर, मात्राओं का ज्ञान, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लिपि। 2016 और 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, लिपि किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? किसी भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। देखिए कोई भी भाषा हो, ठीक है, कोई भी भाषा हो, उसको लिखित रूप देने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करें। मान लीजिए आपने लिखा कलम, आपने लिखा राम, आपने लिखा सीता, आपने लिखा भरत, कोई भी शब्द, गुलाब, चांद, सूरज, जो भी आपने शब्द लिखे, इसमें क्या है, कुछ जो है चिन्ह जिनको आप वर्ण कहते हैं। अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखें, एक तरीके से चिन्ह ही तो हैं, वो जो वर्ण हैं एक तरीके से चिन्ह ही तो हैं। तो क्या हुआ, जब हमने जैसे लिखा कलम, का, ला और मा, ये चिन्ह हमने प्रयोग किया जिससे एक शब्द बन गया कलम, ठीक है, तो एक तरह से चिन्ह है। तो क्या है इसमें, जब लिखित रूप देने के लिए हम इसी प्रकार के यानी कि वर्ण जो चिन्ह है इनका प्रयोग करते हैं तो वो लिपि कहलाता है। और दूसरा क्या है, मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए निश्चित ध्वनि चिन्हों, ये देखिए आ गया ध्वनि चिन्हों। ध्वनि क्या है? वर्ण। देखिए आप बोल रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ध्वनियाँ ही तो हैं, ये जो निकल रही हैं मुख से वो ध्वनियाँ ही हैं, ठीक है। क्या है, अब ध्वनियों को जब हम जोड़ लेते हैं तो एक शब्द बन जाता है, शब्दों को जोड़ते हैं तो वाक्य बनता है, एंड देन वाक्य को जोड़ते हैं तो हमारा पैराग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो क्या है, मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए निश्चित ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए निश्चित ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिएगा, अलग अलग भाषा को लिखने के लिए अलग अलग लिपि का प्रयोग किया जाता है, परंतु किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में कुछ परिवर्तन करके लिखा जा सकता है। सबसे पहले लिपि क्या है, मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए, इसमें कुछ भी रटने लायक लग रहा है आपको? देखिए क्या है, मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए हम जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं लिपि कहलाती है, ठीक। और अब क्या है, सब भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है, यानी कि अलग अलग भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है। जैसे कि हिंदी, संस्कृत, गुजराती भाषाओं की देवनागरी लिपि है, ठीक, इंग्लिश भाषा की रोमन लिपि है, ठीक है। ऐसे हर भाषा की अपनी एक लिपि है, लेकिन किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, थोड़े से चेंजेस करके लिखा जा सकता है। कैसे? देखिए आपने लिखा हिंदी देवनागरी लिपि में आपने लिखा सूरज, ठीक है। अब इसी को हम रोमन लिपि में लिखेंगे तो क्या हम नहीं लिख पाएंगे? हम लिख सकते हैं। देखिए कैसे, एक मिनट, सूरज, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर हमने देखिए लिखा है SURAJ, सूरज। अब आप प्रोनाउंसिएशन कीजिए, इसका उच्चारित कीजिए इसको। हिंदी में जो देवनागरी लिपि में लिखा है क्या लिखा है? सूरज। वही चीज़ जब रोमन लिपि में लिखी है तो क्या आप इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और कर रहे हैं? नहीं, इसको भी आप सूरज ही पढ़ रहे हैं। अब हमने क्या किया, थोड़े से चेंजेस किए, लेकिन इसी सेम शब्द को हमने दूसरी लिपि में लिख दिया, ठीक है। थोड़े से चेंजेस किए और हमने इसे रोमन लिपि में लिख दिया। तो इसीलिए कहा जाता है किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, बस थोड़े से चेंजेस करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख भाषाएं एवं उनकी लिपियां, ठीक है। कुछ प्रमुख भाषाएं एवं उनकी लिपियां, कॉलम बना लीजिए, लिपि लिखिए, इधर भाषा लिखिए। अब देखिए देवनागरी लिपि में कौन सी है भाषाएं? देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है, संस्कृत भाषा की लिपि है, मराठी की है,
नेपाली की है और गुजराती की है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और गुजराती, इन सभी भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ठीक है। अब गुरुमुखी लिपि जो है वो किस भाषा की है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है। ठीक। फारसी भाषा की लिपि देखते हैं। उर्दू भाषा की लिपि देखते हैं, क्या है? फारसी लिपि है। रोमन लिपि किसकी है? अंग्रेजी भाषा की है। कानो लिपि किसकी है? जापानी भाषा की है। तमिल लिपि तमिल भाषा की, और बंगाली लिपि बांग्ला भाषा की। ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम आगे देखेंगे। चलिए, हाँ, बंगाली भाषा की लिपि क्या है? बंगाली लिपि क्या है? बांग्ला भाषा की। और फिर क्या है? प्राचीन काल में संस्कृत और पाली भाषा की लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मी लिपि से ही सारी लिपियों, देवनागरी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि से ही विकास हुआ है। किसका? देवनागरी लिपि का। ठीक। देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। ठीक। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए, देखिएगा, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, गुजराती। देखिएगा क्या है हमारा? देवनागरी लिपि जो है संस्कृत भाषा की। देखिए, संस्कृत भाषा, हिंदी की, संस्कृत की, मराठी की, नेपाली और गुजराती भाषा, इन सभी भाषाओं की, यानी कि गुजराती, नेपाली, मराठी, संस्कृत और हिंदी, इन सभी भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ठीक। गुरुमुखी लिपि किसकी है? पंजाबी भाषा की है। फारसी लिपि उर्दू भाषा की है। रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा की है। कानो लिपि जापानी भाषा की है। तमिल लिपि तमिल भाषा की है। बंगाली लिपि बांग्ला भाषा की है। और प्राचीन काल में संस्कृत और पाली भाषा की लिपि जो है वो है ब्राह्मी लिपि। ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि नेपाली भाषा की लिपि क्या है, गुजराती भाषा की लिपि क्या है, बांग्ला भाषा की लिपि क्या है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे जो हमारी हिंदी भाषा की लिपि है उसको देखेंगे। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। चलिए देखते हैं। हिंदी वर्णमाला की लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसे नागरी लिपि भी कहा जाता है। देखिएगा, आपको जब आपसे पूछ लिया जाए देवनागरी लिपि के बारे में तो आप क्या लिखेंगे? हिंदी वर्णमाला की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि, और देवनागरी लिपि को ही नागरी लिपि भी कहते हैं। आगे क्या है देखिएगा, इसमें अलग अलग, रुकिए एक मिनट, हाँ, इसमें अलग अलग ध्वनियों को अलग अलग चिन्हों से दर्शाया जाता है। यानी कि जो ध्वनि है उसको अलग चिन्ह से, मान लीजिए का ध्वनि है तो इसको इसी चिन्ह से तो दर्शाया जाएगा। मान लीजिए खा है, खा को इसी से दर्शा, या गा से दर्शा देंगे खा को? नहीं ना, जो खा है तो खा को खा ही चिन्ह से, वर्ण से ही दर्शाया जाएगा। इसीलिए कहा गया है अलग अलग ध्वनियों को अलग अलग चिन्हों से दर्शाया जाता है। ठीक। देवनागरी लिपि एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। जो देवनागरी लिपि हमारी है तो वो हमारी भारतीय लिपि, लेकिन इसमें क्या है, हमारे देश की तो जैसे गुजराती हो गई, नेपाली हो गई, मराठी हो गई, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, ये तो लिखी ही जाती हैं देवनागरी लिपि में। लेकिन कुछ विदेशी भाषाएं भी हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। आगे देखते हैं। हमारी वर्णमाला और लिपि संसार की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है क्योंकि इसमें नए नए चिन्ह और ध्वनियाँ बना लिए गए हैं। देखिए क्यों मानी जाती है? हमारी वर्णमाला जो है और हमारी लिपि जो है वो सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए हर एक वर्ण के लिए, हर ध्वनि के लिए अलग अलग वर्ण है और इसमें कोई भी मूक वर्ण नहीं आता। जैसे मूक वर्ण से क्या मतलब है? जैसे आपने देखा होगा इंग्लिश में हम कुछ पढ़ते हैं कभी कभी, जैसे आप पढ़ते हो, जैसे लिखने के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन के तौर पे नहीं, आप कहते हैं हॉनेस्ट, हॉनेस्ट लिखा होता है ना, लेकिन जब उसको पढ़ते हैं तो क्या होता है? ऑनेस्ट,
उसको क्या पढ़ते हैं हम? ऑनेस्ट। लिखा तो हॉनेस्ट होता है लेकिन पढ़ते ऑनेस्ट हैं। तो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एच जो है साइलेंट है। एच वर्ण जो है वो मूक वर्ण है। जो हमारी हिंदी वर्णमाला की लिपि है उसमें ऐसा कोई भी वर्ण नहीं है जो मूक वर्ण हो, यानी कि जो साइलेंट लेटर हो। कोई भी ऐसा वर्ण नहीं है जो साइलेंट हो। इसीलिए क्या है, और सबके लिए अलग अलग है। देखिए, ठीक है। अब आप देखिएगा, साई को लिखते हैं, ठीक है, और ये साई को लिखते हैं। आपको क्या, रुकिएगा 1 मिनट। अब देखिए, आपने लिखा साइकोलॉजी, ठीक है। अब साइकोलॉजी लिखने का तरीका क्या है? मान लीजिए हम आपको हिंदी वर्णमाला के तौर पे बता रहे हैं। अगर हिंदी वर्णमाला में साइकोलॉजी लिखा जाएगा तो हमारा सा वर्ण जो है उसका प्रयोग करके लिखा जाएगा साइकोलॉजी। वही जब हम रोमन लिपि में लिखते हैं, यानी कि इंग्लिश में लिखते हैं, तो हम उसे पी से लिखते हैं, ठीक है। इस तरह का सिस्टम हमारी वर्णमाला में नहीं है, ठीक। तो इसीलिए क्या है, ना तो कोई मूक वर्ण है, हर वर्ड, हर शब्द की हर ध्वनि अलग अलग है। क्या है इसमें? नए नए चिन्ह और ध्वनियाँ बना लिए गए हैं। हर ध्वनि अलग है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक जैसी चीज़ें सुनने को मिल जाएं आपको। जैसे कि कोई भी साइलेंट लेटर नहीं है, यानी कि मूक वर्ण भी कोई नहीं है। इसलिए जो वर्णमाला हमारी है सबसे विकसित वर्णमाला मानी जाती है, ठीक। क्योंकि हर वर्ण के लिए अलग अलग ध्वनि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम क्या लिखेंगे। ब्राह्मी लिपि का विकास, ठीक है। क्या देखेंगे? ब्राह्मी लिपि का विकास कैसे हुआ, देखिएगा। देखिए, ब्राह्मी लिपि के विकास का क्रम इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहले क्या था? ब्राह्मी लिपि से फिर क्या हुई? गुप्त लिपि का विकास हुआ। गुप्त लिपि से कुटिल लिपि का विकास हुआ, फिर प्राचीन नागरी, फिर देवनागरी, ठीक है। ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल, प्राचीन नागरी, देवनागरी, ठीक है। आपको ऐसे ही लिख के आना है। अगर आपसे लिपि पूछा जाए बड़े में 2 नंबर में, तो आपको ऐसे ही लिख के आना है। हिंदी का पेपर आपका 25 नंबर का ही होता है, ठीक। चलिए, ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ। ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि का विकास हुआ, फिर कुटिल लिपि, फिर प्राचीन नागरी, फिर देवनागरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम चित्रलिपि। ऐसी लिपि जिसमें भाषा को लिखने के लिए चित्रों या प्रतीकों का उपयोग किया जाता है चित्रलिपि कहलाती है। देखिए, कैसी लिपि? जिसमें चित्रों का प्रयोग होगा। चित्रलिपि के आपको समझ में आ रहा है, जिसमें चित्रों का प्रयोग होगा या प्रतीकों का। आपने देखा होगा जो प्राचीन सभ्यताएं जो हमारी पता चली, उसमें क्या था, कभी कभी ऐसा हुआ प्रतीक चिन्ह मिले, हमें कुछ चित्र बने मिले जिसमें पता चला कि ये लोग इस तरह से लिखते थे। तो क्या थी? उनकी चित्रलिपि थी। वो चित्रों के ही माध्यम से चीज़ों को बताया करते थे, लिखा करते थे। प्राचीन जो सभ्यताएं जो मिली हैं हमें, जिनका जो हमें, जैसे हम एंशिएंट हिस्ट्री में जब देखते हैं जो प्राचीन सभ्यताएं थी, हड़प्पा की सभ्यता थी, असीरिया की, चीन की, मिस्र की सभ्यता, तो कुछ सभ्यताओं में ऐसा रहा कि हमें चित्र मिले, ठीक। जहाँ वहाँ पर खुदाई हुई तो जो नगर पाए गए, वहाँ पर दीवारों पर चित्र बने मिले, तो उनकी लिपि वहाँ से पता चला कि हमें चित्रलिपि थी उनकी, ठीक है। हाँ, तो क्या था? चित्रलिपि थी हमारी। जो हमारी प्राचीन सभ्यताओं का जो विकास हुआ है, विकास नहीं हुआ, जो हमने प्राचीन सभ्यताएं जो खुदाई में प्राप्त हुई, कभी कभी ऐसा हुआ कि वहाँ पर हमें चित्र बने हुए मिले, तो उससे उनकी लिपि का देखा गया कि इनकी चित्रलिपि थी, ये पता चला, ठीक है। अब चित्रलिपि के बाद हम क्या देखेंगे? आक्षरिक लिपि। 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आक्षरिक लिपि किसे कहते हैं। तो देखिएगा, ऐसी लिपि जिसमें संकेतों को अक्षर के माध्यम से व्यक्त किया जाता है उसे अक्षरिक लिपि कहते हैं। संकेतों को अक्षर के माध्यम से। अब देख लीजिए, जो हमारी देवनागरी लिपि है, इसमें भी संकेतों को हम अक्षर के ही माध्यम से तो व्यक्त करते हैं, है ना। तो क्या है? अक्षरिक लिपि क्या है? ऐसी लिपि जिसमें संकेतों को अक्षर के माध्यम से, यानी कि जो संकेत हैं उनको हम अक्षर वर्ण के माध्यम से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? अक्षरिक लिपि कहते हैं। आगे देखते हैं। देखिएगा, अक्षरिक लिपि में लिपि का प्रत्येक चिन्ह एक वर्ण या अक्षर का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। क्या है? अक्षरिक लिपि में लिपि का प्रत्येक चिन्ह एक वर्ण या अक्षर का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि प्रत्येक जो ध्वनि है उसके लिए एक अक्षर है, ठीक है, अक्षर है उसके लिए या वर्ण है। अब उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं। अभी मैंने बताया था आपको ये
कि देवनागरी लिपि भी एक अक्षरिक लिपि ही है। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो ध्वनि के लिए हम अक्षरों का ही प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देवनागरी लिपि एक अक्षरिक लिपि है जहाँ का, खा, गा जैसे व्यंजन और छोटा, बड़ा और ई जैसे स्वर अलग अलग अक्षरों के रूप में दर्शाए जाते हैं, परंतु इसमें व्यंजन के लिए दो ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं। देखिएगा क्या है, हमारी जो देवनागरी लिपि है वो क्या है? अक्षरिक लिपि है। इसमें स्वर अलग हैं, व्यंजन अलग हैं। ठीक है, सबके लिए अलग अलग वर्ण हैं, लेकिन व्यंजन जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। व्यंजन बोली हूँ, स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और जो व्यंजन है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। कैसे? मान लीजिए का है हमारा, का व्यंजन है, तो का और प्लस आ मिलेगा तब क्या बनेगा हमारा? तभी तो का बनेगा, है ना। का और प्लस आ मिलेगा तब क्या बनेगा? तब हमारा का बनेगा। इसीलिए कैसे खा, जैसे कि इसमें उदाहरण में आपको बताया गया है, जैसे खा में खा प्लस आ दो ध्वनियाँ हैं। ठीक है, ये है हमारी अक्षरिक लिपि। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम देवनागरी लिपि की विशेषताएं 2016, 17 एंड आपको 2022। ठीक है, इसमें 2016, 17 देन 22 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, विशेषताएं पूछी जाती हैं। अगर इस चैप्टर से आपसे ज़्यादातर कुछ पूछा जाता है तो आपसे यही पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत है। कैसे? मान लीजिए हमने बोला का, तो का क्या है? एक ध्वनि है, इसके लिए एक ही वर्ण है, क्या है? का। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने का के फिर डिफरेंट तरीके से का लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत है। अब दूसरा क्या है? जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। अब वही मैं आपको बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले। आप देखिए इंग्लिश में लिखेंगे साइकोलॉजी, बोल रहे हैं आप साइकोलॉजी, लिख रहे हैं उसको पी से। जब उसकी स्पेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसको पी से लिख रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको यही बता रही थी, थोड़ी देर पहले समझाने का प्रयास कर रही थी क्या कि इंग्लिश में आपको ऐसे बहुत से वर्ड्स मिलेंगे। देखिएगा साइकोलॉजी, एक मैंने आपको उदाहरण के तौर पे आपका ही सब्जेक्ट ले लिया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास, जिसको हम लोग साइकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है? साइकोलॉजी को हम जो है बोलते हैं यस से। क्या बोल रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि जिस बच्चे को, मान लीजिए कोई छोटे स्तर का बच्चा है, यानी कि छोटे क्लास का बच्चा है, उसको नहीं मालूम है, जब आप बोलेंगे बेटा साइकोलॉजी लिखो, नया नया लिखना शुरू किया बच्चे ने, स्पेलिंग से नहीं आती, तो बच्चा 101% लिखेगा तो यस से करेगा स्टार्ट साइकोलॉजी को लिखना। ठीक है, क्योंकि जो बोला जाता है वो लिखा जाता ही नहीं है। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो बोले जाते हैं, वैसे लिखे नहीं जाते वो। लेकिन जो हमारी वर्णमाला है, इसमें अगर आप बोल रहे हो साइकोलॉजी तो लिखा जाएगा सा में आ का डंडा, ई का में ओ की मात्रा, साइको, लॉ और जी। ठीक है, ला में डंडा और जा, फिर जा में पाई। ठीक है, साइकोलॉजी सा से ही स्टार्ट होगा। यही समझाने का प्रयास कर रही हूँ आपको कि साइकोलॉजी सा से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। किसमें? देवनागरी लिपि में। ये इसकी एक विशेषता है, यानी कि मेरिट है एक। ठीक, दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? देवनागरी लिपि में कोई मूक वर्ण नहीं है। मैंने आपको बताया था कोई भी साइलेंट वर्ण नहीं है। जैसे कि इंग्लिश में लिखते हैं हॉनेस्ट, पढ़ते हैं ऑनेस्ट, एच साइलेंट हो जाता है। ऑनेस्ट पढ़ते हैं, लिखते हैं हॉनेस्ट, लिखते हैं और पढ़ते हैं ऑनेस्ट। अब क्या है? हम नाइफ लिखते हैं, ना इंग्लिश में, लेकिन कैसे लिखते हैं उसको? नाइफ को पढ़ते क्या? नाइफ, यानी कि के साइलेंट हो जाता है। और स्टार्ट हम किससे करते हैं? जब देखिए लिखने में जो हम स्टार्ट करते हैं नाइफ को तो कैसे करते हैं, जब हम पढ़ने में स्टार्ट करते हैं तो हम यन से स्टार्ट करते हैं, के साइलेंट हो जाता है, यानी कि मूक वर्ण हो जाता है। लेकिन जो हमारी देवनागरी लिपि है इसमें कोई भी मूक वर्ण नहीं है। ठीक है, हम जो लिखेंगे वही पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं। आप लिखना स्टार्ट करते हो, मान लीजिए आप कैसे लिखोगे? आप देखिएगा, ये आपका है, ये आपकी लाइन हो गई। ठीक है, आप क्या इधर से लिखना स्टार्ट करोगे? नहीं ना, आप लिखोगे तो इधर से आपने मान लीजिए लिखा अति सुंदर। ठीक है,
तो आपने कहाँ से लिखना स्टार्ट किया, इधर से स्टार्ट किया लिखना। कैसे, इधर से। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हमारा दायां साइड है ना, ये इधर से, इधर जो हमारी ये साइड है ये दाईं साइड है ना, तो आपने यहीं से तो लिखना शुरू किया और फिर कहाँ पर जाके ऐसे ऐसे लिखते चले गए, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं लिखते हो ना आप, स्टार्ट ऐसे करते हो ना लिखना, तो इसीलिए कहा जाता है कि कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, दाएं से बाएं। ठीक है, दाएं से बाएं लिखते जाते हैं। किसको, देवनागरी लिपि को। अब इसके आगे क्या है हमारा, देवनागरी लिपि में मात्राओं की निश्चित व्यवस्था है। जी देखिएगा, मात्राओं की निश्चित व्यवस्था है। देखिए ये जैसे कि ये मात्रा हो गई बड़े आ की, फिर ये छोटे ऊ की हो गई, ये बड़े ऊ की हो गई, ऐसे ही क्या है, ये मात्राओं की निश्चित व्यवस्था है देवनागरी लिपि में। अब देखते हैं, देवनागरी लिपि का प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है। ठीक है, वही बात है, कोई मूक वर्ण नहीं है और प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है। आगे देखते हैं, देवनागरी लिपि में वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। ठीक, प्रत्येक अक्षर सुंदर एवं वक्र है। क्या है, प्रत्येक अक्षर सुंदर एवं वक्र है, किसमें, देवनागरी लिपि में। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, वर्ण। ठीक है, हम इसमें ही हमने वर्ण देखते हैं, वर्ण क्या है। हम पहले भी आपको वर्ण लिखवा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमने आपको लिखवा दिया, एक बार फिर से देखिएगा। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें अक्षर या वर्ण कहते हैं। इनका क्षरण या विनाश संभव नहीं है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। समटाइम्स आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो क्या है, वर्ण। क्या है, वर्ण है। सबसे छोटी इकाई क्या है भाषा की, वर्ण है। ठीक है, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक, अब क्या है देखिएगा, वर्ण की डेफिनेशन अगर आपसे पूछते तो आप क्या लिखोगे, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, अक्षर या वर्ण कहते हैं, जिनका क्षरण या विनाश संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं, देखिए आप लिखते हैं अक्षर, क्या लिखे हैं आप, अक्षर। अक्षर में जो आ का मतलब है यानी कि ना, नहीं, क्षर का मतलब है नाश। ठीक है, क्या है मतलब, नाश। आ का मतलब है ना और क्षर का मतलब है नाश, यानी कि आ प्लस क्षर। क्या लिखोगे, आ धन क्षर। तो इसमें आ का मतलब है नहीं और क्षर का मतलब है नाश, यानी कि जिसका नाश संभव ना हो, जिसका नाश संभव ना हो उसको ही हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं या वर्ण कहते हैं। और वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑल क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम क्या देखेंगे, उदाहरण देख लेंगे इसी में। देखिए उदाहरण क्या है, बड़ा आ, ई, ऊ, का है, का, गा, चा आदि। तो क्या है ये हमारे उदाहरण हैं। अब क्या है, आपको कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये, आप यही उदाहरण दीजिए। आप कोई भी वर्ण दे सकते हो, वर्ण है ना, तो वर्ण में कोई भी उदाहरण लिख सकते हो आप, हमारी वर्णमाला का कोई भी अक्षर उठाकर आप दे सकते हो एग्जाम्पल पर। ठीक है, अब देखते हैं हम वर्णमाला। ठीक है, देखिए, भाषा के अक्षरों का एक क्रमबद्ध समूह जो भाषा को लिखने और बोलने के लिए प्रयोग किया जाता है वर्णमाला कहलाता है। देखिएगा क्या है ये, भाषा के अक्षरों का एक क्रमबद्ध यानी कि क्रम से लिखना, क्रमबद्ध समूह जो भाषा को लिखने में और बोलने में प्रयोग किया जाता है वर्णमाला कहलाता है। अब क्रमबद्ध समूह कैसे है, देखिए आपने लिखा सूरज, क्या लिखा आपने, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा क्लियर लिखती हूँ। आपने लिखा सूरज, आज जो है आपने लिखा सूरज। आज सारे एग्जाम्पल्स आपके सूरज से रिलेटेड आएंगे। क्यों, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है कि सूरज देवता जो है बिल्कुल सर पे चढ़ के डांस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी देखिए, डांस एंजॉय कीजिए सूर्य देवता का। ठीक है, क्या है कि सर बहुत तेज़ गर्मी हो रही है आजकल, पूरी तरीके से थोड़ा जल वल चढ़ाया करो भगवान जी को। ठीक है, कि भगवान शांत रहिए। ठीक, इतनी गर्मी हो रही है। ठीक है, तो आज सारे जितने भी आएंगे एग्जाम्पल आपको सब सूरज से रिलेटेड आएंगे, क्योंकि इन्हीं की याद आ रही है आजकल बस, क्योंकि इतना गर्मी का प्रकोप हो रखा है। ठीक है, अब क्या है, आपने लिखा सूरज, कैसे लिखा देखिएगा, आपने पहले लिखा, आपने लिखा सा में क्या लगाया, बड़े ऊ की मात्रा, फिर रा और जा। जब आपने इसको क्रमबद्ध रूप में लिखा तब ये एक शब्द बना। जब आपने वर्णों को क्रमबद्ध रूप में यानी कि क्रम से लिखा, सा, सू, रा, ज, ठीक है, ऐसे लिखा तो ये एक शब्द बना सूरज। अब इसको आप लिख दे रहे हो जा,
सु र। अब जसूर बन गया, कोई शब्द है? कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो क्या है कि क्रमबद्ध तरीके में लिखना है। कैसे? क्रमबद्ध तरीके में जब लिखेंगे तो आप वो लिखने में सही होगा, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, यानी कि जब उसे उच्चारित करेंगे तो उच्चारण करने में भी सही होगा। तो इसीलिए कहा गया लिखने और बोलने में प्रयोग किया जाता है। क्रमबद्ध समूह जो लिखने और बोलने में प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के भेद क्या है? देवनागरी लिपि की वर्णमाला प्रायः संस्कृत के आधार पर विकसित हुई है। वर्णमाला या वर्ण के 2 भेद किए गए हैं। देखिए क्या है? देवनागरी लिपि की वर्णमाला प्रायः संस्कृत के आधार पर विकसित हुई है। संस्कृत के आधार पर विकसित हुई है। और क्या है? वर्णमाला या वर्ण के 2 भेद किए गए हैं। ठीक, क्या है इसमें? स्वर और व्यंजन। आपको चैप्टर 2 में मैं पढ़ा चुकी हूँ स्वर और व्यंजन बहुत अच्छे से। ठीक है, उसमें मैंने स्वर के भेद, व्यंजन के भेद सारे सब पढ़ा दिए हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखवाया है। और आपको सही से पढ़ना है तो चैप्टर 2 देखिएगा जाके। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा संयुक्त वर्ण। क्या है? संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण क्या है? देखिएगा, वे वर्ण जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। क्या है संयुक्त वर्ण? जो 2 व्यंजन, जिसमें 2 व्यंजन ही मिलते हैं, यानी कि कोई स्वर नहीं मिलता, 2 व्यंजन वर्ण आपस में मिलकर एक नया व्यंजन वर्ण बना देते हैं। क्या करते हैं? 2 व्यंजन वर्ण आपस में मिलते हैं और एक नया व्यंजन वर्ण बनाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में हमारे 4 संयुक्त वर्ण हैं। क्या है? 4 संयुक्त वर्ण हैं। ठीक, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखिएगा, पहला का प्लस शा, यानी कि बनेगा छा। देखिएगा, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते होंगे कुछ बच्चे, तो ध्यान रखिएगा हलंत जो हमारा है, जब आप कोई भी, जैसे कि संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है, जब आप बताते हो तो जो हलंत है वो पहले वर्ण पर लगता है। पहले वर्ण पर हलंत लगता है, पीछे वाले वर्ण पर हलंत नहीं लगता है। जैसे कि का प्लस शा, यानी कि का पहला वर्ण है तो का पे लगेगा हलंत। ठीक है, का प्लस शा यानी कि बन जाएगा छा। फिर क्या है? ता प्लस रा, यानी कि त्रा बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या है हमारा? देखिएगा, जा, रुकिएगा 1 मिनट, देखते हैं। जा हुआ, क्या बनेगा इससे? ज्ञा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ज्ञा बनेगा। अब क्या लिखेंगे? शा हलंत प्लस रा, यानी कि श्रा बन जाएगा। ठीक है, ये है हमारे 4 संयुक्त वर्ण। अब आगे हम देखेंगे संयुक्ताक्षर। ठीक है, संयुक्ताक्षर देखेंगे हम। संयुक्ताक्षर क्या है? देखिएगा, जब एक से अधिक व्यंजन संयुक्त होकर किसी एक स्वर की सहायता से उच्चारित हों और लेखन में भी संयुक्त हो जाएं तो वो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। कैसे? जब एक से अधिक व्यंजन, इसमें भी क्या होगा? व्यंजन ही संयुक्त हो जाएंगे, एक से ज़्यादा। ठीक है, क्या होगा? एक से अधिक व्यंजन आपस में मिल जाएंगे, फिर क्या होगा? किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होंगे। ठीक है, स्वर की सहायता से उच्चारित होंगे और फिर लेखन में भी संयुक्त हो जाएंगे, यानी लिखने में भी 2 बार दिखेगा आपको ये शब्द, लिखने में आपको 2 बार दिखेगा। संयुक्त हो जाए तो वो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। क्या है इसके एग्जाम्पल्स? देखते हैं, देखिएगा। हाँ, क्या था हमारा? ये सब हमारे हो गए हैं। हाँ जी, आगे देखते हैं। ये हमारे हैं 2, जा और हुआ। इससे क्या बनेगा? ज्ञा बनेगा। रुकिएगा 1 मिनट, देखिएगा, जा प्लस हुआ, ज्ञा बन जाएगा। फिर शा और रा, यानी कि श्रा बन जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे क्या थे? ये हमारे क्या थे? ये संयुक्त वर्ण थे। अब हम देखेंगे संयुक्ताक्षर। देखिएगा,
जब एक से अधिक व्यंजन संयुक्त होकर किसी एक स्वर की सहायता से उच्चारित हों और लेखन में भी संयुक्त हो जाएं। देखिए क्या है, इसमें भी क्या होगा, दो एक से अधिक व्यंजन आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, आपस में मिलेंगे और एक स्वर की सहायता से उच्चारित होंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। देखिएगा कैसे, आपने लिखा धा, फिर धा कैसे बना है, दा और प्लस या, यानी कि विद्या ऐसे लिखेंगे। फिर जब शुद्ध रूप में लिखेंगे तो आप लिखेंगे विद्या। अब देखिए धा, बुद्ध, आप लिखते हैं बुद्ध, तो दो मिले हैं ना आपस में, दा और दा के नीचे लगा है धा, तो आप कैसे लिखोगे, दा प्लस धा, तो क्या लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे। इसको अलग करके दिखाएंगे तो लिखेंगे बुद्ध, और जो शुद्ध लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे बुद्ध। फिर वा लगाया दा के नीचे, ठीक है, दो व्यंजन हैं आपस में मिल रहे हैं ना, ये देखिए दा और दा के नीचे लगा है वा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दा और वा, तो क्या लिखेंगे, दुविग, ऐसे क्या लिखेंगे, दुग, दुग, दुग लिखेंगे ऐसे शुद्ध। फिर क्या है हमारा, हाँ, देखिएगा एक मिनट, हाँ, फिर चिन्ह, देखिए हा है हमारा, ये हा, रुकिएगा, हमने लिखा है ये हा, और हा में ही हमारा ये लगा है ना, क्या लगा है, ना लगा है। तो आप जब इसको अलग करके सेपरेट करके लिखेंगे तो लिखेंगे, ये देखिए हा, हा के नीचे हलंत और ना, तो क्या हो गया, चिन्ह। जब आप बिल्कुल शुद्ध लिखते हैं इसको, चिन्ह को, तो आप ऐसे लिखते हैं। फिर आगे क्या है, हा में क्या लगा है हमारा, माँ लगा है, देखिएगा हा में लगा है माँ, हमने लिखा हा, और ये देखिए ऐसे लगा है माँ, ठीक है, हा में ही ऐसे माँ लगा है, तो इसको जो हम लिखेंगे तो ये हा में जो माँ लगा है, हा हलंत और धन माँ, यानी कि ब्रह्मा। इससे जो शब्द बन रहे हैं वो आपको दिखा रही हूँ मैं आपको। अगर इसको अलग अलग दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे ब्रह्मा, फिर जब शुद्ध रूप में लिखेंगे तो ब्रह्मा ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। ये क्या थे, ये थे हमारे संयुक्ताक्षर, ठीक। अब हम आगे देखेंगे क्या, मात्राएं देखेंगे, ठीक है, मात्राएं देखेंगे। मात्राएं क्या है, देखिए, जब स्वर व्यंजनों से जुड़ते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, इस बदले रूप को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। देखिएगा, स्वर जो हैं जब व्यंजनों से जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, फिर इस बदले ही रूप को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। देखिएगा, आ है, आ की कोई मात्रा नहीं होती, बड़े आ की मात्रा ये होती है, ये, रुकिएगा एक मिनट, देखिए आ की कोई मात्रा नहीं होती, बड़े आ की मात्रा होती है ये, हमारी जो छोटी ई है उसकी मात्रा होती है ये, फिर बड़ी ई की ये होती है, छोटे ऊ की ये होती है, और बड़े ऊ की मात्रा होती है ऐसे, री की होती है ये, ए की होती है ये मात्रा, और ए की होती है डबल, ऐसे ही ओ की ये और औ की ये, ठीक है, ये होती हैं हमारी मात्राएं। अब आगे हम देखेंगे, देखिएगा, देखिए का प्लस आ तो क्या बनेगा, का, ये मैं आपको व्यंजन बता रही हूँ यहाँ पर, व्यंजन कैसे बन रहा है। देखिए, फिर का में बड़ा आ लगाएंगे तो बड़ा का बन जाएगा ऐसे, फिर का में जब हम ई को जोड़ेंगे तो की बन जाएगा ये, का में जब बड़ी ई को जोड़ेंगे हम तो ऐसे की बनेगा, का में जब ऊ को जोड़ेंगे हम तो कू बन जाएगा, कू, का में जब बड़े ऊ को जोड़ेंगे तो बनेगा कू। देखिए, जैसे कि का में आ जोड़ा, ठीक, फिर ये लिख दिया कागज, ठीक है, ये शब्द बन गया हमारा कागज। फिर हमने क्या लिखा, की, यानी कि किताब, किताब, ठीक है। फिर बड़े, इससे क्या लिखेंगे अब हम, बताइए कुछ, ठीक है। फिर इससे क्या लिखेंगे, बड़े से लिखेंगे कबूतर। तो इस तरह से हमारे शब्द बनेंगे, ठीक है। अब क्या है, हम का में ये जोड़ेंगे री को तो क्या बनेगा, क्रा बनेगा, ठीक है। तो ऐसे आप लिखिए कृत, आपको लिखना है कृत, तो आप ऐसे लिखेंगे। अब क्या है, अब का में ए को जोड़ेंगे तो के बनेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, के बट, ठीक है, तो ये एक शब्द बन गया। अब का में जब हम ए को जोड़ेंगे ऐसे तो क्या बनेगा, कै बनेगा, तो कैसे लिखेंगे, इससे कोई शब्द बताइएगा, कैसे, हाँ देखिए कैसे, ठीक है, कैसे, ये एक शब्द बन गया। अब जब का में हम ओ को जोड़ेंगे तो बनेगा को बनेगा। अब को से हम लिखेंगे क्या, कौन, नहीं, को से लिखेंगे
कोमल, ठीक है, क्या बनेगा? कोमल। हम आपको शब्द भी बनाकर दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जब का में हम औ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कौ, ठीक है। अब कौ से क्या लिखेंगे? कौन, कौआ, ठीक है। ये बनेंगे शब्द हमारे, शब्द बनेंगे हमारे। ये थी मात्राएं, ठीक है। हाँ जी, ये था आपका चैप्टर 3, हिंदी में चैप्टर 3 था जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्या हुआ हमारा? चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या है, अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती है ना फ्रेंड्स, तो क्या करना है आपको? क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स सर्कल में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हो, गर्मी बहुत पड़ रही है, थोड़ा थोड़ा लाइक किए रहो, दिमाग ठंडा रहेगा, ठीक है। अपने टीचर के लिए भी कुछ कर देने से कभी कभी ये होता है ना, दिमाग ठंडा हो जाएगा, ठीक है, गुरु दक्षिणा के रूप में। और आपके गुरु आपसे कोई दक्षिणा मांग भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्या करना है आपको? लाइक करना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अच्छी लगी, समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स को के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। मित्रता निभाइए थोड़ी बहुत। और क्या करना है आपको? नोट्स बनाते चलने हैं, ठीक है। खुद से लिखिए, बार बार कह रही हूँ, लिखते जाइए। एग्ज़ाम के टाइम पर आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं ये नोट्स आपको एग्ज़ाम्स के टाइम पर। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।